हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस पोर्टफोलियो का। और आज हम देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं वो आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो जिस मेथड से मैंने अपना पोर्टफोलियो एक स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप वाला बनाया था, सो उसी मेथड को यूज़ करके हम इस पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे पहले। और जो अच्छे स्टॉक्स होंगे उस पे थोड़ी सी बात करेंगे, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके टेक्निकल्स देखेंगे। और जो अच्छे स्टॉक्स नहीं होंगे, जो कंसोलिडेट कर रहे हैं या फिर सेक्टर वाइज सही नहीं है, तो वैसे स्टॉक को हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक है सेल का। सेल का अगर हम देखें तो सेल एक ट्रेंड में चल रहा था और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने इस पे बनाया हुआ था, मतलब ये शेयर किया हुआ था। और इसका जो लेवल था 206 का और फिर 257 का है। अभी देखें तो 206 टच करके ये नीचे आ रहा है। और एक बार मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगर आप देखोगे आने वाले टाइम में फिर से इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस जोन में ही है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 163 आ चुका है। आने वाले टाइम में 120 130 तक भी आ सकता है। सो इसमें इतनी ज़्यादा मतलब बेसिकली क्या है कि पिछले काफ़ी टाइम से देखें तो मेटल स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं। तो एक सेक्टर वाइज रोटेशन भी होता है, तो ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अभी देखें तो अभी जो इसका आर एस आई है वो भी ऑलरेडी 56 पे आ चुका है। तो अगर 56 पे आने के बाद से इस लेवल को टच करता है तो काफ़ी मतलब 130 120 के आसपास ये डाउन साइड आ सकता है। नेक्स्ट देखें तो हिंदुस्तान जिंक है। हिंदुस्तान जिंक में भी बहुत टाइम पहले से मैंने बात की हुई थी, जब ये 450 और 500 के आसपास था तभी से। और इसमें अच्छा खासा टारगेट भी मैंने दिया था। फर्स्ट टारगेट 700 का था, फिर 1200 का और उसके ऊपर भी था। सो इसके जो टेक्निकल्स हैं वो उस बेसिस पे दिया था मैंने, और फंडामेंटल भी ठीक ठाक थे। सो अभी देखें तो अभी क्या है कि जैसे ही ये 745 या 50 के आसपास गया था, सॉरी 730 के ही आसपास गया था, तो वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और ये हुआ था ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास। तो जनवरी से ये गिरा हुआ है। सी मेटल स्टॉक देखें तो मेटल के सारे स्टॉक ऐसे ही दिखेंगे आपको, गोल्ड, सिल्वर या फिर इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं वो उन सब में एक सेम पैटर्न दिखेगा आपको। तो जैसे सेल में हमने देखा, हिंदुस्तान जिंक में भी वैसे ही है। बट अगर ये इस लेवल पे सपोर्ट करता है 480 टू 500 के आसपास, तो एक अच्छा पुल बैक आ सकता है यहाँ से। तो इसमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, मतलब थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 518 आ चुका है। 480 और 500 के आसपास से अगर थोड़ा-सा भी एक प्राइस एक्शन बनता है तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है अपना टाटा स्टील। टाटा स्टील भी बहुत टाइम पहले से मैंने पोस्ट किया हुआ था। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये ट्रेंड लाइन में था तभी मैंने पोस्ट किया हुआ था, ऑलमोस्ट 24 के आसपास, 2024 में ही। सो अगर आप देखोगे कि पहले ये ट्रेंड लाइन में था, फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया, फिर एक 120 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर अपना टारगेट था 180 का और फिर 220 के आसपास, 220 टच किया, फिर उसके बाद से अभी 185 के आसपास आ चुका है। अगर हम इसको देखें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम मेटल स्टॉक्स का ही पार्ट है, सेम इंडस्ट्री का। और इसमें देखें तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, बट ये सपोर्ट सस्टेन करेगा नहीं करेगा 180 का, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि इसका भी आर एस आई देखें तो ऑलमोस्ट 55 के आसपास आ चुका है। नेक्स्ट है अपना टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखें तो ऑलमोस्ट 700 के आसपास गया था। और जब ये मर्जर नहीं हुआ था तब मैंने इस पे बात की थी कि मतलब 800 900 तक जा सकता है, बट ये 700 से ही नीचे आ गया। अभी देखें तो अभी 335 के आसपास आ चुका है। टॉप से देखें तो ऑलमोस्ट 40-45% के आसपास ये नीचे आ चुका है। अगर इसका आर एस आई देखें तो 43 के आसपास है। रिसेंट अभी सपोर्ट देखें तो ये 200 ऑलमोस्ट 300 के आसपास है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आ जाओ भाई नीचे, यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है। और अगर यहाँ पे आने के बाद से एक रिवर्सल आता है तो काफ़ी अच्छा होगा। बट ये अगर ब्रेक हो जाता है फिर दिक्कत होगी। ऑल्दो अगर ऑटो सेक्टर पे आपने मेरी एनालिसिस नहीं देखी है तो जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में है। और ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, बट टाटा मोटर्स के ना अगर आप देखोगे ऑटो वाले पार्ट में, तो इसके सेल्स डाउन हुए हैं। और इसका जो मार्केट शेयर था ना वो भी कम हुआ है कंपेयर टू अदर्स। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के 4%, सॉरी 4 4.5 और 4.9 के आसपास थे,
वो एकदम से पिछले 2-3 साल में 13% के एबव चले गए हैं। बट इसका क्या है कि इसका थोड़ा सा डाउन हुआ है, ऑल्दो इसके 2-3 क्या कहते हैं यूनिट ऐसे हैं, जैसे टाटा पंच है, नेक्सॉन है, ये टॉप सेलिंग में है। नेक्स्ट आता है जेम फाइनेंशियल। जेम फाइनेंशियल देखें तो बेसिकली ये जैसा इसका प्राइस एक्शन बना है काफ़ी अच्छा है, बट ये बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 180 टू, मतलब इसी लेवल पे 180 से लेके 200 के आसपास है। सो रिसेंटली देखें तो रिसेंटली 200 के आसपास गया था, फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 120 के आसपास आ गया। अभी देखें तो अभी इसका जो लोअर लो फॉर्म हो रहा है, मतलब जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, मतलब इस लेवल को टच नहीं करता है, रीटेस्ट नहीं करता है 85 और 100 के लेवल को, तो ये फिर से एक बार फिर से 150 180 के लेवल को मतलब यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस थोड़े से दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं। सी प्रीवियस देखें तो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, बट इस जोन पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है जो कि बहुत नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये रिवर्सल ले लेता है तो एक बार फिर से ये 180 200 तक जाएगा, बट अगर ये लेवल फेल होता है तो फिर से ये 80 और 100 के आसपास आ जाएगा। पीएनबी देखें तो पीएनबी अभी क्या है कि अभी जितने भी बैंक्स हैं सबके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। कासा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कुछ कुछ बैंक्स के, बट उसके अलावा देखें तो सबके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इवन आरबीएल के अच्छे आए हैं, एचडीएफसी बैंक के भी अच्छे थे, ठीक है। मतलब एचडीएफसी का भी आया नहीं आई गेस, बट उसके जो ब्रोकिंग फर्म्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सपेक्टेशन है कि मतलब अच्छा आएगा। अभी देखें तो अभी ये जैसे कब बना के 140 तक गया था, फिर रिसेंटली देखें तो रिसेंटली भी 130 120 हाँ 135 के आसपास गया था। अभी देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पिछले 3-4 महीने से सपोर्ट ले रहा है 100 के आसपास, और लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। बट अगर रिवर्सल नहीं आता है तो फिर हमें इस लेवल, मतलब ये लेवल भी दिख सकता है 86 के आसपास। सो अगर ये इस लेवल पे सस्टेन रहता है और यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो फिर से हमें 120 130 का लेवल ईजिली दिख जाएगा। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें इस लेवल के लिए देखना पड़ेगा, मतलब रेडी रहना पड़ेगा। यूनियन बैंक देखें तो यूनियन बैंक भी सही है और अभी ब्रेकआउट के लेवल पे है। बेसिकली क्या है कि अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। अभी रिसेंटली 200 के आसपास गया था, अभी 168 के आसपास है। सो ये देख के आपको दिख रहा होगा कि आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट है 290 और 300 का, वो इजीली जाएगा। बट इस लेवल पे इसका ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आया था बट वो फेल कर गया और फिर नीचे आ गया। बट स्टिल अगर आप पिछले 4-5 महीने के कैंडल्स देखोगे तो इस लेवल को ये होल्ड किए हुए हैं, जो कि है ऑलमोस्ट 160 165 के आसपास, ठीक है। और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है बेसिकली 175 के अबव, तो ये फिर भागना स्टार्ट करेगा। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ऑलमोस्ट टॉप से 54% डाउन था, बट वहाँ से रिवर्सल आया। अभी देखें तो अभी भी ऑलमोस्ट 40% डाउन हुआ है, ठीक है। और ये अगर आप इसका प्राइस सेक्शन देखोगे सो बेसिकली ये लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी पहले यहाँ पे सपोर्ट था, फिर यहाँ पे था। अभी देखना है कि अगर ये नीचे आता है तो इस लेवल पे सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तब तो अच्छी बात है, 38 से फिर रिवर्सल आ सकता है। बट अगर नहीं लेता है तो फिर सोचने वाली बात होगी, मतलब कि इस लेवल पे आने के बाद से एक रिवर्सल आए या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन सिर्फ इसी फेस में दिखता है, मतलब जो 2020-21 के आसपास का लेवल था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज़ ये फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो ना तो देखो कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 400 से गिरना स्टार्ट हुआ है। और अभी एक मैं कीर्तन शाह है, वो बेसिकली पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी चीज़ें चलाता है। तो उसका स्टेटमेंट था कि मतलब इंटरव्यू दे रहा था तो बता रहा था कि किंग फिशर उसने 100 से ख़रीदना स्टार्ट किया, फिर 100 से 80 आया, 70 आया, वो खरीदते गया, फिर 50 आया, वो भी फिर ख़रीदा, 30 आया, फिर ख़रीदा, 10 रुपये आ गए, फिर भी उसने ख़रीदा, फिर लास्ट में 2 रुपये जब आया फिर वो बेच के निकला। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमें लगता है कि अगर कंपनी, सपोज सुजलॉन का एग्जांपल लें,
तो कोई कंपनी 400 से गिर रही है तो हमें लगता है कि अरे यार 400 से गिर रही है तो 300 पे तो रुक ही जाएगी, 300 पे नहीं रुकी 200 पे तो रुक ही जाएगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये 400 रुपये की कंपनी मतलब ₹2.5 तक आ गई थी, ठीक है, 2020 में। और ये ₹2.5 से फिर से एक बार 80 के आसपास गई और फिर वहाँ से भी ऑलमोस्ट 40 मतलब 55% डाउन हो गई, 80 से फिर 40 तक आ गई। सो बेसिकली क्या है कि ऐसी कंपनीज में ना, और देखो ये सारी कंपनीज लेने का लोगों का एक ही पर्पस रहता है कि इस कंपनी को अगर कोई कंपनी एक्वायर कर लेती है तो इसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, ये सर्वाइव कर जाएगी। बट बहुत रेयरली होता है क्योंकि क्या होता है कि कोई एक नई कंपनी स्टार्ट करना, उसमें अपनी सारी चीज़ें नए तरीके से स्टार्ट करना, और एक पुरानी कंपनी को फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जो वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया में भी सेम चीज़ हुआ है। बट इसके पास क्या है, क्लाइंट बेस है, मार्केट है, मार्केट शेयर है अच्छा खासा। तो अगर ये कल को डूबती है मतलब कोई कंपनीज को एक्वायर करती है तो इसके लिए भी एडवांटेज होगा। तो सेम थॉट ऐसे गिरे हुए स्टॉक में सबके पास आता है कि ये गिरा हुआ है, इसको बाई कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा ही करेगा। अभी रिसेंटली राजेश एक्सपोर्ट में जो हुआ था, तो एक मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि कहने लगा कि भाई मैं सोच रहा हूँ इसमें लगाऊं। मैंने कहा भाई क्यों लगा रहा है, कुछ अच्छे स्टॉक्स में लगा ले, नहीं तो ये 2000 से गिरना स्टार्ट हुआ था आई थिंक, 2000 से या फिर कुछ ऐसे ही प्राइस था उसका, वहाँ से गिरते गिरते ऐसे चला गया। सो ऐसे जब भी फंडामेंटल या फिर कंपनी में कुछ लीगल हो, कुछ प्रॉब्लमेटिक हो, हर कंपनी सर्वाइव नहीं करती है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपका पेटीएम का। तो अगर आपको याद हो पेटीएम 2000 के आसपास गया था, फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से रिसेंटली रिसेंटली क्या मतलब 2024 में आई गेस आरबीआई ने इसका जो पेमेंट सिस्टम था उसकी वजह से इस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, बहुत सारे लीगल इश्यूज थे, तो इस चक्कर में ये 400 रुपये तक आ चुका था, ठीक है। इस प्राइस पे मतलब 400 रुपये के आसपास मधुसूदन केला करके बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब बहुत बड़े तो नहीं बट ठीक ठाक हैं, उन्होंने 400 से 500 के आसपास अच्छी खासी बाइंग की और वो लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पे अच्छा हो गया। बट हर कंपनी पेटीएम जैसी नहीं होती है। पेटीएम क्या है कि पेटीएम का मार्केट है और डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है, मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे पहले पेटीएम ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्टिंग में हर कोई पे फ़ोन गूगल पे नहीं कर रहा था, हर कोई पेटीएम ही कर रहा था। जैसे टूथपेस्ट हर कोई खरीदने जाता है तो कोलगेट का एक नाम लेता है ना, कोलगेट दे देना। सेम चीज़ इसके साथ भी थी, बट इसकी स्टोरी अलग थी, फंडामेंटल अच्छे थे। कंपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, लोन वगैरह भी एनबीएफसी में भी एंटर कर गई थी, ट्रेडिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे थे। सो जब एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है ना तब कंपनी के लिए सही रहता है। अब एक सेक्टर में हुआ है, ठीक है, और ये सेक्टर ऐसा है कि जो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं मोतीलाल ओसवाल पे। मोतीलाल ओसवाल काफ़ी अच्छा है और मैं पर्सनली इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इवन मैंने टारगेट भी दे रखे हैं और बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, और अगर आपने काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। और अभी मतलब इस सेक्टर में ना 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इसमें से ये वन ऑफ है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा है और बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर देखें तो अभी 900 के आसपास, ऑलमोस्ट 960 के आसपास एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से एक रिवर्सल ले रहा है। बेसिकली क्या है कि अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ सेक्टर में, अपोलो हो ये हो। तो देखते हैं, बेसिकली मैं तो थोड़ा सा बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म में, और बाकी देखते हैं इसमें। अभी देखते हैं हम मेटल जो इंडेक्स है। सो प्रीवियसली मैंने बात की हुई थी कि मतलब मेरा फर्स्ट टारगेट 13,000 था, फिर 14,000 था, और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो मेटल जो है ऑलमोस्ट 13,900 तक गया है और फिर वहाँ से अभी 12,400 के आसपास आ चुका है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 10,000 के आसपास है, 10,000 और 9,000 के आसपास। और उसके पहले अगर आप देखोगे तो 11,000 पे भी थोड़ा बहुत दिखता है। अभी इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट 63-64 के आसपास चल रहा है और ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है।
अगर यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आप देखोगे तो इस ज़ोन के आसपास अगर कहीं पे सपोर्ट लेता है ना तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो अच्छा रहेगा। बट अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर ये इस ज़ोन को फिर से रीटेस्ट करने के लिए आएगा। सेम गोल्ड बीज के साथ भी ऐसा ही है। गोल्ड बीज भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 148 के आसपास गया था और फिर वहाँ से 115 के आसपास आ चुका है। अभी गोल्ड भी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है जो कि अच्छा है। इन फ्यूचर तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, बट अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसका आरएसआई भी देखो तो 67 के आसपास है। और इसके पहले अगर आप 4-5 महीने 6 महीने पहले का वीडियो देखोगे मेरा गोल्ड और सिल्वर पे, जो मैंने काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी गोल्ड और सिल्वर 90 85 और प्लस में गया है आरएसआई उसका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। नेक्स्ट है निफ्टी बीस का। निफ्टी बीस का देखें तो ऑलमोस्ट सपोर्ट ले ले चुका है 250 के आसपास, और अभी थोड़ा सा, सो बेसिकली इस लेवल पे जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा ना 285 290 के आसपास, तब तक ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। अभी बात करते हैं पीएसयू इंडेक्स की। तो पीएसयू जो बैंक्स हैं उसमें बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिसका बहुत अच्छा दिख रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यूनियन बैंक का देखा अभी, और तो यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है 8000 के आसपास, अभी 83 81 के आसपास है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 9000 और 10000 के लिए इजीली जाएगा। अगेन सिल्वर भी देखें तो सिल्वर भी उतना अच्छा सी सिल्वर और गोल्ड देखें तो गोल्ड और सिल्वर में अभी थोड़ी सी गिरावट और पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है, तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी है। सो ये तो था कि हमने टेक्निकल पे सारी चीज़ें कवर की। अब इसमें से बात करते हैं कि क्या क्या एग्जिट कर जाना चाहिए। सो सेल मुझे लगता है, सो बेसिकली क्या है कि मेटल स्टॉक के जितने भी मतलब मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं, सब में थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत क्या एग्जिट कर जाना ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी वो ऑल टाइम हाई पे था। ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होगी और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा। तो उस बीच में क्या होगा कि वहाँ पे आपका पैसा जो है वो स्टक हो जाएगा और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप मेटल सेक्टर से इजीली एग्जिट कर जाओ। फिर नेक्स्ट आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो अच्छा है, बट टाटा मोटर्स में और इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि उसका जो पीयर है जो अच्छा कर रहा है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टेड। फिर आता है जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल अच्छा है, बट अभी वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे भी या तो होल्ड करें या फिर पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं। फिर आता है पीएनबी। पीएनबी में अभी एग्जिट करना थोड़ा सा सही रहता है। और नेक्स्ट यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद से सुजलॉन। सुजलॉन में तो भाई निकल लो जितनी जल्दी हो। फिर आता है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल होल्ड है। मैक्स हेल्थ केयर भी रख सकते हैं, अच्छा है। फिर मेटल। मेटल में अगेन निकल लो। गोल्ड बीज में भी सी, अगर लॉन्ग टर्म में 3 साल 5 साल तक होल्ड कर सकते हो और पोर्टफोलियो को हेजिंग पर्पज से करना है तब ठीक है। अदरवाइज अगर आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट का है तो यहाँ से भी निकल जाना बेटर है। फिर आता है निफ्टी वीज का। निफ्टी वीज होल्ड करना बनता है। और फिर आता है पीएसयू बैंक का। पीएसयू बैंक भी होल्ड करना बनता है। सिल्वर बीज में अगेन मेटल के जितने भी हैं, गोल्ड है सिल्वर है, ये सारे अभी थोड़ा सा ना कंसोलिडेट करेंगे। और ये कंसोलिडेशन कितने साल तक चलेगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि 1980s का अगर टाइम आपको याद हो, अगर आप चार्ट देखोगे तो 1980s से जो फॉल हुआ था वो काफ़ी लंबे टाइम तक खींचा। तो कितने लंबे टाइम तक खींचेगा, 4 साल 5 साल 6 साल, किसी को नहीं पता है, ठीक है। और ये भी मानना है कि जो सिल्वर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, ठीक है। तो ये भी है, बट ये टाइम डिसाइड करेगा। हम सिर्फ डाटा से, लॉजिक से और हिस्ट्री से इस चीज़ को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, बट रियल में क्या होगा, रियल में आउटपुट क्या आएगा, किसी को नहीं पता है। तो ये था आज का हमारा। तो लेट्स वाइंड अप।